हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना पहले पढ़ाए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा और आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। हम लोगों का अभी जो चैप्टर चल रहा था वो सिंधु घाटी सभ्यता पे बात हम लोग कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग 2-3 आयाम या एस्पेक्ट को देखे, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, क्या वो शुद्ध भारतीय थे या कहीं बाहर से आए हुए लोग थे। तो बाहर से आए हुए लोग साबित करने के लिए विदेशी इतिहासकारों ने पुरजोर कोशिश की, जिसमें व्हीलर, मार्शल, क्रैमर, चाइल्ड जैसे इतिहासकार शामिल थे। डी कौशाम्बी भी थे, एस डी संकालिया भी थे। लेकिन हम उनके तर्कों को हम लोग नहीं स्वीकार किए। हम लोग बोले नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय ही थे। उसके लिए हम लोग उनको प्रमाण दिया। उनके तर्कों को हमने अपने फैक्ट के आधार पर, अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर गलत साबित करने की कोशिश की। तो हमने गलत साबित कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोग नहीं थे, न तो उनसे इन्फ्लुएंस थे, न तो उनसे प्रेरित या प्रभावित थे। तो कौन थे? कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? जब मेसोपोटामिया के थे नहीं, भारतीय थे। तो भारतीय में भी कई तरह के भारतीय हैं। किस तरह के भारतीय? तो अब हम लोग वो तर्क पे बात करने वाले हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोग नहीं थे तो इसका मतलब भारतीय थे। तो भारतीय थे तो कैसे थे? कौन भारतीय थे? दक्षिण वाले भारतीय कि उत्तर वाले भारतीय? क्योंकि नर्मदा के दक्षिण वाले जो लोग हैं उत्तर वाले लोगों से नस्लीय रूप से अलग हैं। तो वो थे, या उत्तर वाले लोग जो प्योर आर्य कहलाते हैं वो थे, या कुछ और माजरा था? आइए देखते हैं, उस पर बात करते हैं। टॉपिक है हमारा वही कि सिंधु घाटी के लोग कौन थे। हम लोग देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया के लोग नहीं थे। अब हम देखने वाले हैं कि ये भारतीय थे। हम इस पे अडिग हैं कि भारतीय ही थे, भारतीय थे। भारतीय में भी यहाँ पे 2 तरह का तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय थे, लेकिन 2 तरह के भारतीयों का। कोई कहता आर्य थे, कोई कहता है द्रविड़ियन थे। 2 तरह का तर्क दिया जाता है। अब आर्य थे, ये तर्क कितना सटीक है? द्रविड़ियन थे तो कैसे द्रविड़ियन थे, इसकी पड़ताल हमें, सूक्ष्म पड़ताल हमारे लिए आवश्यक है। तो आर्य थे, इस बात की जो सबसे पहले चर्चा किए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे, वो थे बी लाल। आर्य के बारे में जिन्होंने बताया वो व्यक्ति थे बी लाल। इन्होंने ही कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दरअसल आर्य थे। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च। अधिकतर भारतीय अपने आप को आर्य कहता है, इसलिए भारत का कभी नाम आर्यव्रत भी हुआ करता था। आर्य बेसिकली भारत के वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, वैदिक सभ्यता को। अब हमारा ये मानना है कि जो वैदिक सभ्यता के आर्य थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो संस्कृति भारत में पुष्पित और पल्लवित हुई, वही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग थे। अब इसके फेवर में बी लाल ने कुछ तर्क दिया है और उन तर्कों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे ये भारतीय थे। इनके इस तर्क को समर्थन करने में कई और भी इतिहासकार शामिल हैं, जैसे के.एन. शास्त्री, बी लाल, उसके बाद के.एन. शास्त्री,
फिर है रामचंद्र और एक और नाम है पुसालकर। रामचंद्र और पुसालकर, केएन शास्त्री, रामचंद्र और पुसालकर, ये कुछ प्रमुख नाम है, प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता या सृजनकर्ता के रूप में आर्यों को मानते हैं। अब इन्होंने क्या तर्क दिया है, उस तर्क की बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ। दरअसल इन इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक संस्कृति में जो चीज साम्यता रखता था, यानी साम्यता के जो बिंदुएं थी, उन्हीं साम्य बिंदुओं को ला करके रख दिया है। इन्होंने ये कहा कि जो चीज वैदिक संस्कृति में होता था वही चीज हमको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। तो जो चीज वैदिक संस्कृति में हो रहा है वही हड़प्पा में भी हो रहा है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैदिक संस्कृति के ही लोग थे। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया, इन्होंने बताया कि हड़प्पा में जो मंदिर नुमा आकृति मिला है, हड़प्पा कहां पे है? पाकिस्तान के कहां पे? पेशावर जिला में। पंजाब प्रांत, पेशावर जिला। तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा में जो मंदिर का साक्ष्य मिला है, मंदिर नुमा जो आकृति मिली है, जिसको मार्टिन व्हीलर उसी मंदिर के आधार पर ये अनुमान लगाए थे कि जिस तरह से मेसोपोटामिया में लोग मंदिर केंद्र में होता था और मंदिर की इर्द गिर्द ही पूरा समाज विकसित होता था, उसी तरह से हड़प्पा में भी होता है। इसलिए हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, ऐसा उन्होंने कहा था मार्टिन व्हीलर ने। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। तो ये भी कहते हैं कि मंदिर, ये भी कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर मंदिर मिला है तो मंदिर के बगल में ही एक अग्निवेदी भी मिला है। अग्निवेदी यानी कि जैसे लगता है कि यज्ञ किया गया है। आप देखे होंगे अक्सर हिंदू संस्कृति में जो लोग विश्वास करते हैं या फॉलो करते हैं, उनके यहाँ यज्ञ या कर्मकांड कराते समय हवन कराने के लिए कुंड बनाया जाता है। उसमें यज्ञ सामग्री डाला जाता है, उपला डाला जाता है, लकड़ी डाला जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को डाल करके हवन का कार्य किया जाता है, यज्ञ का काम किया जाता है। यानी ये कुंड, इसको हम कुंड कहते हैं, एक स्क्वायर में टब की आकृति होता है। तो ये आकृति भी हड़प्पा में मिला है। तो इसके आधार पर ही इन लोगों ने ये तर्क दिया कि आपने मंदिर तो देखा और उस मंदिर की समानता के आधार पर आपने कह दिया कि मेसोपोटामिया का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था। आपने उस कुंड को नहीं देखा जो ये बताता है कि आर्यों का संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। यानी हड़प्पा में जो मंदिर मिला है और वहीं पर कुंड मिला है, इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य संस्कृति के ही लोग थे, क्योंकि यज्ञ संपादित करना वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख धार्मिक कृत्य था। और ये कृत्य के लिए हमको एविडेंस मिलता है हड़प्पा में। ठीक है, इसी तरह से
समानता के लिए उन्होंने और भी लॉजिक दिया, जैसे कि मोहनजोदड़ो से एक एस्केलेटल या ब्रेन खोपड़ी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड का एस्केलेटल मिलता है, खोपड़ी। तो मोहनजोदड़ो से, अब ये मोहनजोदड़ो से जो खोपड़ी मिलता है, इस खोपड़ी में से ये अनुमान लगाया गया है कि जो पितृदान करने के लिए या आप कह सकते हैं कि पिंड अर्पित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, जो वैदिक संस्कृति का प्रमुख रिलीजियस प्रैक्टिस था, या सनातन संस्कृति में आज भी पिंड अर्पित किया जाता है। देखे होंगे आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को भविष्य में देखने को अवसर मिलेगा। तो उस खोपड़ी से यह अनुमान लगाया गया कि वो पिंड अर्पित करने का एक साधन है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, और उसके आधार पर यह कहा गया कि ये कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति का प्रभाव था, या वैदिक संस्कृति के ही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये उन तर्कों को दे रहे हैं जिन तर्कों से ये साबित हो सके कि आर्य ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। जैसे हमने देखा कि भारतीय प्रूफ करने के लिए मुख्यतः दो प्रजातियां या रेशनल लॉजिक दिया जाता है, द्रविडियन और आर्यन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे या द्रविडियन थे। तो हम आर्य को कैसे प्रूफ करें उसकी तर्क दी जा रही है, जिसकी परंपरा बीबी लाल के द्वारा शुरू की गई। बाद में और लोग, रामचंद्र राव जैसे लोग जुड़ते चले गए, पुसालकर जैसे लोग जुड़ते चले गए। इसी तरह से वैदिक संस्कृति का जो मूल ग्रंथ है ऋग्वेद या वेद, उस वैदिक संस्कृति का मूल ग्रंथ वेद में दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में दास और दस्यु, दास को इंग्लिश में स्लेव कहा जाता है, और दस्यु, आज भी दस्यु डकैतों को कहा जाता है। दस्यु शब्द डकैत के लिए यूज किया जाता है। तो ऋग्वेद में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, दास और दस्युओं का। और इसी दास और दस्युओं का प्रयोग करने के समय एक राजा का नाम भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है दिवोदास। दिवोदास इन्होंने ये तर्क दिया कि ये दास और दस्यु जो शब्द यूज किया गया है, ये दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ही प्रयोग किया गया है, और इनका राजा हुआ करता था दिवोदास। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में ये दास और दस्यु भी थे और आर्य भी थे। तो न तो आर्य अलग थे, न तो दास और दस्यु लोग थे अलग थे। अब दास और दस्यु कौन थे उनकी बात हम लोग आगे करेंगे, बारीकी जांच, जब हम लोग सिंधु वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे कि वो कैसे वैदिक संस्कृति के लोगों से थोड़े से भिन्न थे। इनके सामाजिक, इनके धार्मिक क्रियाविधि थोड़ी सी अलग थी, इनका चेहरा मोहरा थोड़ा सा अलग था, थोड़े काले लोग थे, नाक चपटा था, जिसको आप कह सकते हैं कि अलग नस्ल के लोग थे, लेकिन थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्यों के साथ ही। ऐसा इन्होंने भारतीयों ने, भारतीय बीबी लाल जैसे लोगों ने तर्क दिया कि जो ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तात्पर्य यह है कि हड़प्पा के लोग और वो लोग एक ही साथ रहते होंगे, तभी तो उनके नामों का प्रयोग किया गया है। और इनका राजा का भी नाम उल्लेख किया गया है, दिवोदास, और इसको ये भी कहा गया कि ये मुक्तिदाता के रूप में या ऋण च्युत के रूप में इसके लिए टर्म यूज किया गया, मुक्तिदाता के रूप में।
ये मुक्तिदाता था। कौन? दिवोदास। किसका? दास और दस्युओं का। तो इन तर्कों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य संस्कृति के ही लोग थे। और भी तर्क दिया गया है कुछ साक्ष्यों के आधार पर, जैसे कि लोथल, जो कि गुजरात में एक बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। वहां पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि धार्मिक कर्मकांड किया जाता था, जैसे यज्ञ दिया जाता था, बलि दिया जाता था, जो कि वैदिक संस्कृति का अमूल्य हिस्सा था, वैदिक धार्मिक संस्कृति का अमूल्य हिस्सा था। वो प्रैक्टिसेस हमको लोथल में मिलता है। जैसे कि लोथल में अग्निवेदी। अब और कौन सा तर्क दिया गया है ये साबित करने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता था। जैसे लोथल में अग्निवेदी का मिलना, अग्निवेदी, जिस तरह से मोहनजोदड़ो में मिला था, हड़प्पा में मिला था, उसी तरह से यहां भी मिला। उसी तरह से घोड़े का साक्ष्य, हॉर्स का, चावल का एविडेंस। अभी कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से इसको मैच किया जाएगा या मिलाया जाएगा? बलि देने का प्रमाण, अब ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस जैसे अग्नि पूजा, घोड़ा, चावल, बलि, ये सब वैदिक संस्कृति का मूल प्रैक्टिस था, फंडामेंटल प्रैक्टिस था। चावल का प्रयोग वैदिक संस्कृति के लोग बहुत करते थे। ईश्वर की आराधना या ईश्वर के खुश करने की प्रक्रिया में बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। इसी तरह से अग्नि पूजा, सबसे पूजनीय देवता ऋग वैदिक काल में अग्नि ही थी। अग्नि को अंतरिक्ष और धरती दोनों के देवताओं या दोनों जगत को मिलाने वाला देवता के रूप में जाना गया। घोड़ा आर्यों का प्रमुख सवारी था और ये सब साक्ष्य लोथल से मिल रहा है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। वहां से मिलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये भी वही लोग थे जो वैदिक संस्कृति के लोग थे। ऐसा इन लोगों ने तर्क दिया है, लेकिन इनका तर्क कितना फुल प्रूफ है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारे तर्क हैं जिन तर्कों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं सिंधु संस्कृति या सिंधु सभ्यता वैदिक संस्कृति का ही पूर्ववर्ती चरण था या पहले का चरण था। बाद में विकसित होकर के, परिवर्तित होकर के वैदिक संस्कृति के रूप में ठीक है। एक और इतिहासकार हैं ऑलचिन महोदय ने एक अलग तरह का तर्क दिया है। उन्होंने भी ये साबित करने का कोशिश किया है कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कोई दूसरे नहीं बल्कि आर्य थे। उन्होंने क्या
उन्होंने कहा है कि ऑल्चिन एंड ऑल्चिन नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि दरअसल जो एशिया माइनर का क्षेत्र है, एशिया माइनर दरअसल मिडिल एशिया को कहा जाता है, मध्य एशिया को, जहां आज ईरान, टर्की वगैरह ये सब का जो क्षेत्र है वो एशिया माइनर, अफगानिस्तान के पश्चिम वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र को एशिया माइनर कहा जाता है। तो ऑल्चिन एंड ऑल्चिन ने कहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए लोग हैं, और यहीं पे बाद में आर्य लोग भी आकर के बसते हैं। तो ऑल्चिन एंड ऑल्चिन कहते हैं कि भाई लगभग 2200 ईस्वी पूर्व एशिया माइनर से आर्य लोग इधर आना शुरू किए, एशिया माइनर से इधर आना शुरू किया, और आप देखेंगे यहां से आर्य माइग्रेट होना शुरू किए। ऑल्चिन महोदय का तर्क है कि ये आर्य एशिया माइनर से मूव करना शुरू किए और आए इधर, और यही समय अवधि है जिस समय अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता भी विकसित हो रही है। तो ये दोनों तिथि आप देखेंगे कि 2500 ईस्वी पूर्व माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और उसी समय आर्य लोग भी इधर से प्रवासित हो रहे हैं। तो ऑल्चिन एंड ऑल्चिन का मानना है कि ये वही लोग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। इससे पहले से भी और उसके बाद से भी ये आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे विकास कर रहे हैं, और ये निरंतर आते रहे। 2200-2300 ईस्वी पूर्व से ये आना शुरू किए और ये हमेशा आते रहे। जो पहले आए वो इस क्षेत्र में बस गए और नगरीय सभ्यता का विकास किया। बाद में भी आर्य आते रहे और 1500 ईस्वी तक बीसी पूर्व तक वो आते रहे। आकर के जब ये इस चरण में जो लोग आए वो आकर के यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ युद्ध किया, मारा पीटा, भगाया, काटा, और फिर इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कोई बाहरी लोग नहीं बल्कि वही आर्य लोग हैं। कुछ आर्य जो पहले चले आए, इन्हीं से छूट करके वो दास और दस्यु कहलाए, ये दास और दस्यु कहलाए। और जो बाद में आए, जो थोड़ा सा घुड़सवार थे, तलवार चलाते थे, यज्ञ संपादित करते थे, बलि देते थे, जो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, वो पहले वाले जो इनको छोड़ करके या पहले ही इस क्षेत्र को छोड़ करके चले आए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, उनके साथ लड़ाई करके उनको भगा दिया और फिर अपनी संस्कृति स्थापित कर दी। ऐसा ऑल्चिन एंड ऑल्चिन का तर्क है। ये भी कहीं ना कहीं आर्यों को ही प्रमाणित करते हैं कि आर्य ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। समझ में आया मेरी बात? लेकिन ये तर्क कितना सत्य है, इसकी परख भी हमें करनी होगी। एक तरफ से तो ये अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। आप लोगों को समझ में आया मेरी बात? आजकल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, सब कहाँ रहता है आजकल। बाकी लोग सभी को वार्निंग दे दो, 1 क्लास 2 क्लास से अगर कोई अब्सेंट करता है रेगुलर बिना इंफॉर्मेशन के, दिन उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई बिना बिफोर इंफॉर्मेशन के 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, अगर मैक्सिमम 3 क्लास बिना इंफॉर्मेशन के रहता है तो उसको ग्रुप से निकाल दो। इसका मतलब यह है कि वो पढ़ने में सीरियस नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई पूछ रहा है, बोलो। किस? अब सवाल ये उठता है कि इनकी तर्कों को हम कितना मान लें। क्या ये इनकी तर्क 100% फैक्चुअल है, सत्य है? इसका भी हमें परीक्षण करना होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम पूरी तरह से आर्यों द्वारा सृजित और विकसित किया हुआ सभ्यता कहने में हमें समस्या होता है। क्यों हम पूरे खुले मन से नहीं कह पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्य संस्कृति के लोग दोनों एक ही थे, या वैदिक संस्कृति के लोग एक ही थे?
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गैप होगा जरूर, और उसी गैप को जब हम पकड़ लेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिए, ये यूपीएससी मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी हमेशा एक दो सवाल पूछे जाते रहते हैं। मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति ही थी, बताइए, या दोनों में समानता असमानता के बिंदुओं को बताइए। आप देखिए उठा करके यूपीएससी में मेंस में सवाल ऐसा मिलेगा। तो हम देखते हैं वो पैमाना या स्केल जिसके आधार पर हमें थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगा। तो समानता और असमानता का बिंदु, या आप कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में क्या होता था और हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, उसको देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों में कौन से ऐसे चीज थे जो अलग अलग था, एक नहीं था। अगर एक होगा तो इसका मतलब है, तात्पर्य है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भेद है। तो क्या भेद है? सबसे पहला भेद तो यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगर में रहते थे, टाउन में रहते थे। नगरीय सभ्यता थी या अर्बन सिविलाइजेशन था। ये रूरल सिविलाइजेशन था, ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण कल्चर था। अब पहले ही अंतर आपको समझ में आ गया, लेकिन ये बात से हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है कि ये अगर नगर में रहते हैं तो ये अलग हो गए, ये गांव में रहते हैं तो ये अलग हो गए। आप कल्पना कीजिए, क्या आपके परिवार के लोग गांव में नहीं रहते हैं? पता चलेगा आज भी रहते हैं। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, मुंबई में, यहाँ तक कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने लगे हैं। अब तो कॉस्मोपॉलिटन भी हो गए हैं। अब हम लोग कॉस्मोपॉलिटन भी हो गए, और अब तो हम लोग शायद लंदन, अमेरिका, शिकागो, पता नहीं कहाँ चांद पर भी चले गए। तो क्या हम अपने परिवार से, अपने से अलग हो गए हैं? क्या हमारे परिवार हमसे अलग हो गई? पता चलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा लॉजिक कमजोर है कि ये नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए दोनों अलग अलग थे। हमने तो बोला कि एशिया माइनर से जब लोग आना शुरू किए इधर, तो जो पहले चले आए वो अर्बन हो गए, डेवलप हो गए, ज्यादा डेवलप हो गए, क्योंकि यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगे हो। भारत एक बहुत ही, भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, विश्व के सबसे फेवरेबल, सबसे बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पे आपको इस धरती के सारा क्लाइमेट मिल जाएगा, टुंड्रा से लेकर के ट्रॉपिकल क्लाइमेट तक। टुंड्रा में जो जलवायु मिलता है और जो इक्वेटर पे मिलता है, वो सब जलवायु आपको भारत में मिल जाएगा। इसीलिए भारत की भूमि बहुत ही उत्पादक, फर्टाइल है। वैरायटी ऑफ प्लांट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे है। इसीलिए इस धरती पे सबसे विश्व के सारे कल्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, सारे रिलीजन पाए जाते हैं। तो मान लो एशिया माइनर से जो लोग पहले चले आए, तो आकर के वो डेवलप हो गए। जैसे हमारा परिवार, हमारा जो गांव में रह जाता है वो पिछड़ा रह जाता है, जो शहर में आ जाता है एडवांस हो जाता है। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में पढ़ने लगते हैं, तो घर में माई के साथ, माई से पानी नहीं वाटर मांगते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनके जो चाचा गांव में रह रहे हैं, उनके जो मौसा गांव में रह रहे हैं, उनसे अलग हो गया है। ऐसा है, हो सकता है, पता चलेगा नहीं। तो जो बॉम्बे दिल्ली मेट्रो में रह गया वो एडवांस थोड़ा सा हो सकता है वो, लेकिन है तो वही एक ही नस्ल। पानी को वाटर कह सकता है, माँ को मदर कह सकता है, पिता को फादर कह सकता है, लेकिन है वही। तो इस आधार पे हम इस तर्क को नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यन संस्कृति के लोग अलग थे। लेकिन भेद हमको समझना है कि हाँ, ये ऐसा अंतर था जो माइनर डिफरेंस था। समझ में आ रहा? दूसरी बात जो मेजर डिफरेंसेस है, दूसरा डिफरेंसेस ये है, एक मिनट रुक जाइए। दूसरा तर्क ये दिया गया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला करते थे, यानी स्क्रिप्ट था उनके पास, वो लिखते थे, पढ़ते थे, लिखने की कला थी उनमें, यानी इनका स्क्रिप्ट था। भले इनके स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा गया, पढ़ा अभी तक से नहीं पढ़ा गया हो, लेकिन यहाँ के लोग
लिखने नहीं आता था इनको, लेखन कला इनके पास नहीं था। तो उन विद्वानों का मानना है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य संस्कृति के लोग एक ही थे तो इनको भी लेखन कला आना चाहिए। लेकिन यहां पर भी वही तर्क है कि हमें एक बात बताइए कि एक परिवार में कई ऐसे सदस्य होते हैं जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता है, और कई ऐसे सदस्य होते हैं कि जो बहुभाषीय होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि ये लोग पहले से इस क्षेत्र में हैं, तो इन्होंने जनरेट कर लिया होगा, विकसित हो गया होगा इनकी लिपि। इनका इंटरनेशनल रिलेशन था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, कल्चरल ट्रांजेक्शन था, डेवलप थे, तो इन्होंने अपना स्क्रिप्ट डेवलप कर लिया था। ये लोग नहीं कर पाए थे। बोलो, कौन बोल रहा था? कोई सवाल पूछ रहा था? हाँ हाँ, क्या बोली? फिर से पूछो। हम्म 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 हाँ, तो उनको लिखने नहीं आता था, उनको स्क्रिप्ट नहीं आता था, वेरी गुड। अब आप बताओ, आप शहर में रहते हो, जमशेदपुर के कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ाई किए हैं, आप 3 बहनों या 4 भाई हैं, आप जमशेदपुर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किए हो और आप इंग्लिश भी जानती हो, हिंदी भी जानती हो, वगैरह वगैरह सब कुछ जानती हो। आपकी एक बहन वही गांव में रह गई अपनी मौसी जी के पास, एक कोर रिमोट एरिया में, उसको पास कोई साधन नहीं था, वहां शिक्षा विक्षा नहीं था, वो अनपढ़ रह गई, इलिटरेट है, वो अनपढ़ है। तो आप इसको कहोगे कि ये आपसे अलग है और आप अलग हो? इसके आधार पर कहा जा सकता है। तो ये तर्क भी बस तो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, आप खुद देखो, आपके परिवार का एक व्यक्ति लंदन अमेरिका रहने लगता है तो उसका लाइफ स्टाइल, उसका थॉट, विजन सब अलग हो जाता है आपसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे अलग है आप ही की तरह। आप परिवार में 5 भाई बहन हो, प्रकृति ने ही आपको अलग अलग बनाया है। एक ही माता पिता के 5 संतान 5 तरह के दिखते हैं। किसी का नाक लंबा है, किसी का चेहरा बड़ा है, किसी का बाल कम है, किसी का घना बाल है, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का कलर अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों आप 5 एक ही माता पिता के संतान नहीं हो। हमने बोला तो कि ये पहले आए, डेवलप हो गए, वही आर्य जो पहले आया, डेवलप हो गया, वो शहर में रहने लगा। जैसे आज देखो, आज कई ऐसे जनजातीय समुदाय है, जनजाति लोग हैं जो एडवांस हैं, जो लंदन अमेरिका में तक से चले आए हैं। आज कुछ ऐसे जनजाति हैं जो आज भी ऐसे जगह पे रहते हैं जिनको हर दिन पका हुआ भोजन भी नसीब नहीं होता है। सब्जी तो छोड़ दीजिए, दाल तो छोड़ दीजिए, और प्रोसेस फूड तो भूल ही जाइए। तो इसका मतलब ये तो ना कि वो जनजाति वो नहीं है, वो जो बाहर में है वो जनजाति है ये वही, वो वहां से वहां चले गए। लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने की कला इनको पता था, लिखते थे, इंस्क्रिप्शन इनका मिला है अभिलेख, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ये मौखिक करते थे। इन्होंने जो वेद का पाठ किया, वेद की जो रचना थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ट्रांसफर करते थे। इसीलिए हम लोगों के एजुकेशन में देखिएगा, बचपन में आप लोग पता नहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहे हैं कि नहीं रहे, लेकिन हम रहे हैं, तो हम लोगों को हर एक चीज कंठस्थ कराया जाता था, रटवाया जाता था। जो जितना ज्यादा रटता था उतना ही ज्यादा प्रकांड कहलाता था, उतना ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहलाता था। हर एक चीज मौखिक। पहले के पूर्वज या पहले के लोग ज्ञान को किताब और मोबाइल और इंटरनेट में सिमट करके नहीं रखते थे, बल्कि अपनी जुबान और अपने दिमाग में रखते थे। आज से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो पता चलेगा उन लोगों को आज भी 39 का पहाड़ा याद है, 51 का पहाड़ा बोल देंगे, 49 का पहाड़ा बोल देंगे। लेकिन अभी का जनरेशन को कह दिया जाए तो 10 के बाद का पहाड़ा उनको याद नहीं होगा। आप छोड़िए, आप अपने दोस्त का नंबर भी, आपको मोबाइल नंबर भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंड हो गए। लेकिन वैदिक संस्कृति के लोग अपने नॉलेज को मौखिक रूप से याद रखते थे, रटते थे, इसलिए वो स्क्रिप्ट का डेवलप नहीं किए थे। उनको अपने बुद्धि पर, अपने
मानसिक क्षमता पर विश्वास था, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने कर लिया था। तो इसका मतलब यह नहीं था कि वो अलग थे। ये भी तर्क दिया जाता है कि वो लिखने जानते थे और ये लिखने नहीं जानते थे, इसलिए अलग अलग थे, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते। तीसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे का प्रयोग से नावाकिफ थे, अननोन थे। सही बात है, ये सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे, हर एक धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन आर्य या वैदिक संस्कृति के लोग लोहे का प्रयोग करते थे और उससे तलवार बना करके युद्ध भी करते थे। और कई ऐसे एविडेंस मिले हैं, मोहनजोदड़ो के मकान में कंकाल में तलवार घुसा हुआ मिला है, साक्ष्य, जख्म मिला है। ये लोहे का प्रयोग करते थे। इस आधार पर भी ये कहना कि ये दोनों अलग अलग हैं पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। आप जाइए गांव में, देखिए कई ऐसे गांव हैं जहां पे लोहे का प्रयोग आज भी नहीं होता होगा। शहर में जाइए तो हर एक चीज में लोहे के धातु का प्रयोग किया जाता है, घर बनाने में, फर्नीचर में। गांव में जाइए तो घर भी बना है तो फूस का बना हुआ, हल भी है तो लकड़ी का है, फावड़ा भी है तो लकड़ी का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मौलिक हमको अंतर ऊपर से दिखाई देता है कि भाई ये तो लोहे का प्रयोग करते थे, इनको भी करना चाहिए था। वैदिक संस्कृति आर्य लोग करते थे तो वैदिक संस्कृति के लोगों को भी करना चाहिए था, लेकिन ये तो कर तो नहीं रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो लोहे का प्रयोग कर नहीं रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि ये अलग है। तो तीसरा तर्क ये दिया गया। चौथा तर्क ये दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा और गाय का पालन नहीं करते थे। ये घोड़ा और गाय इनका प्रमुख जानवर था या पशु था, घोड़ा और गाय। गाय के लिए तो ये युद्ध भी कर लेते थे। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी वैदिक संस्कृति का जितना भी शब्द है वो शब्द के शब्द गाय से ही जुड़ा हुआ है। खाने पीने, रहने, दूरी, समय, सब नापन का इकाई गाय ही हुआ करती थी। युद्ध भी गाय के लिए होता था। इसको गोधन, इसको अघन्या कहा गया है, यानी जिसकी हत्या नहीं की जाए। आज भी सनातन संस्कृति में गाय को पूजनीय माना जाता है। गोधुली, शाम के लिए गोधुली शब्द, दूरी नापने के लिए भी गाय से ही जुड़ा हुआ शब्द का प्रयोग किया गया। हम थोड़ा, मेरा स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जहां पे आपको सिर्फ गाय से ही, सारे शब्दों का सृजन गाय से ही हुआ है। इतना गाय पूजनीय और महत्वपूर्ण था। और घोड़ा इनका सवारी का प्रमुख साधन था, इसी से वो सवारी करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। लेकिन यहां पर न तो घोड़ा है और न ही गाय है। गाय की जगह पे यहां पे बैल है, वृषभ है, इसकी पूजा की जा रही है। कुबड़ वाला सांड की, जो शिव का नंदी है, वो यहां पर पूजनीय है। अब लोगों का कहना है कि इनको भी गाय पूजना चाहिए था, ये सांड क्यों पूज रहे हैं? इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। लेकिन ये तर्क भी थोड़ा सा अतार्किक है। जो शिव भक्त है वो सांड पूज रहा है, जो सनातन संस्कृति के फॉलोअर है वो गाय पूज रहा है, सांड भी पूज रहा है, दोनों पूज रहा है। तो यहां पे गाय ही सब कुछ था, यहां सांड पूजनीय था। यहां पे घोड़ा नहीं है, लेकिन यहां पे घोड़ा है। तो इस आधार पर भी, लेकिन लोथल से घोड़े का साक्ष्य मिलता है। और कहां से घोड़े का साक्ष्य मिलता है हम बताए हैं पहले भी क्लास में, पिछले क्लास में। घोड़े की हड्डी कहां से मिलती है, याद है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भले ही घोड़े का प्रयोग नहीं किया जाता हो, गाय का पूजा नहीं की जाती हो,
लेकिन इस आधार पर हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये आर्य संस्कृति से पूरी तरह से अलग था या आर्य संस्कृति के लोग नहीं थे। आप अपने ही समाज में देखिए, कई ऐसे लोग होंगे जिनके दरवाजे पे गाय आ जाए तो उसको रोटी खिलाएंगे और वो लाके विदा करेंगे। कई ऐसे लोग होंगे कि पानी दे करके भगा देंगे या छड़ी से मार के भगा देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं। गाय को संस्कृति का हिस्सा क्यों माना जाता था? गाय को इतना वैदिक संस्कृति के लोग पूजनीय क्यों मानते थे? गाय के लिए युद्ध हो जाता था, गाय के लिए ही पूजा जब की जाती थी तो अधिकतम गाय की कामना की जाती थी। बाद में पुत्र और संतान की कामना की जाती थी। संपत्ति का, प्रतिष्ठा का द्योतक होता था गाय। और आज से 10 साल 15 साल पहले गांव में जाएंगे तो जो परिवार सबसे प्रतिष्ठित होता था उसके दरवाजे में उतना ही ज्यादा गाय हुआ करती थी। उसकी मवेशी देख करके ही पता चल जाता था कि ये परिवार कितना संपन्न है। अगर उसके दरवाजे पे गाय नहीं है, 10-20 तो गाय नहीं है, बैल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो कमजोर गृहस्थ है। यह अनुमान लगा लिया जाता था। प्रतिष्ठा का द्योतक था गाय, और गाय पूरे इकोनॉमी का केंद्र था। और आज दोबारा हम लोग उसी पे फोकस करने लगे हैं। आज हम फिर पशुधन पे फोकस करने लगे हैं, कृषि को फिर से पशुधन केंद्रित बनाने लगे हैं, क्योंकि गाय से आपको कई चीज मिल रहा है। दूध मिल रहा है, गोबर मिल रहा है, दूध से कई चीज बना ले रहे हैं, गोबर से आप ऊर्जा आप ले रहे हैं। तो अगर किसी गृहस्थ के पास सिर्फ एक गाय है और 1-2 कट्ठा 1 बीघा जमीन है, दिन उसका परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। उसको किसी चीज का जरूरत नहीं है, भूखे नहीं मरेगा, आराम से दूध रोटी, दूध भात, दही रोटी, दही भात खा करके, घी रोटी और जलाने के लिए गोईठा, और उसका पूरा इकोनॉमी कंट्रोल में रहेगा, उसका जीवन निर्वाह हो जाएगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति में पूजनीय था। वृषभ यहां पे इसलिए पूजनीय था क्योंकि वृषभ को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए थे, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित शहरी लोग थे, और इनको परिवहन के लिए इनका प्रयोग करते थे, एक जगह से दूसरे जगह माल ढोने के लिए। और भी पशुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं करते थे। इसीलिए इनका प्रमुख ये था, क्योंकि ये खेती गृहस्थी वाले लोग नहीं थे जैसे गांव के लोग। गांव और शहर में मुख्य बुनियादी अंतर क्या होता है? गांव का केंद्र होता है अर्थव्यवस्था का केंद्र कृषि, शहर का उद्योग, वाणिज्य या सेवा। तो उद्योग और वाणिज्य और सेवा करने वाले को गाय की जरूरत नहीं है, उनको अपने सामान ढोने के लिए पशु चाहिए। उस समय ट्रक या ट्रेन तो था नहीं, या और साधन तो कार्गो तो था नहीं, शिप था नहीं। शिप हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास था, पानी का जहाज था और समुद्री परिवहन का प्रमुख साधन था। उससे ही मिस्र तक पहुंचाया जाता था सामान को, लेकिन स्थल परिवहन के लिए वृषभ का प्रयोग किया जाता था, इसलिए यह पूजनीय था। अधिकतर मोहर पर आपको इसका चित्र मिलेगा। बाद में इसको पशुपति शिव के रूप में पूजा जाने लगा, शिव के वाहन के रूप में पूजा जाने लगा, नंदी के रूप में। तो ये अंतर है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक पैटर्न अलग था, इसलिए इनके लिए ये महत्वपूर्ण था। इनका इकोनॉमिक पैटर्न ये था, इसलिए इनके लिए ये महत्वपूर्ण था। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। अब शहर के लोग बैलगाड़ी नहीं रखते हैं और गांव के लोग बैलगाड़ी रखते हैं, तो इस आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि शहर वाले लोग जो है वो गांव वाले लोग से अलग है एक ही, लेकिन उनकी जरूरत अलग है, इसलिए वो अलग चीज का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी जरूरत अलग है, इसलिए वो। अब गांव के घर में हल कहां से मिलेगा? उनको खेती करना ही नहीं है। तो मान लीजिए 3 भाई हैं आप लोग, एक भाई शहर में नौकरी कर रहा है, उसके घर में हल थोड़े ना मिलेगा, पशु दरवाजे पे पशु थोड़े ना मिलेगा। जो खेती कर रहा भाई गांव में, उसके घर पे ना मिलेगा। तो जैसी जरूरत वैसी साधन, लेकिन हम उसके आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद्वानों ने इन तर्कों के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैदिक संस्कृति से अलग थे। समझ में आ गया? कुछ और एक तर्क, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी, शिवलिंग की पूजा,
मातृदेवी, शिवलिंग की पूजा, योगी की पूजा, होता था। यहां पे मातृदेवी की पूजा होती थी, शिवलिंग, योगी की पूजा, इस तरह की पूजा की जाती थी। यहाँ पे ये सब चीज अनुपस्थित है। यहाँ पे क्या है? यज्ञ है। यहाँ यज्ञ किया जाता है। अब इसके जगह पर ये कहा जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और वैदिक संस्कृति के लोग अलग थे। यहां पे मातृदेवी प्रमुख देवी है। मातृदेवी भूमि को माना गया है। मातृदेवी भूमि को माना गया है। इसमें दिखाया गया है कि भूमि एक इस तरह से पृथ्वी है, उसमें से पौधा निकल रहा है ऐसे, और इसका पूजा किया जा रहा है। इसी तरह से शिवलिंग की पूजा, जो आज हम लोग शिवलिंग देखते हैं मंदिरों में, क्या होता है शिवलिंग? अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं कि शिवलिंग, लोग लिंग पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग। आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है उसको पूजा बताते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे आज भी दुनिया का जितना भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, परमाणु शोध केंद्र, वो सब के सब शिवलिंग शेप में ही बनाए जाते हैं। क्यों नहीं किसी इमारत की तरह बनाया जाता है। और भारत में जितने भी जगह पर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग साइंटिफिक रूप से एटॉमिक एनर्जी सेंटर है। एटॉमिकली एटॉमिक रिएक्टिव सेंटर है वो। उन जगह पर परमाणु या रेडियो एक्टिव विकिरण सक्रिय है, उन्हीं जगहों पर शिवलिंग की स्थापना की गई। किसी दिन आपको मैप दिखाएंगे। जितना भी इस भारत भूमि पर जितना भी 12 ज्योतिर्लिंग है, जो प्रमुख शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, वो सब के सब रेडियो एक्टिव पॉइंट है। वहां पे रेडियो एक्टिव निकलता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ताकि शीतल रहे, रेडियो एक्टिव को एब्जॉर्ब करे वो। और इसीलिए ये कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध, जल और किसी भी चीज को लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे जो रेडियो एक्टिव निकलता है वो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और आपको बीमारी हो सकती है। इसीलिए लांघने से पंडित जी मना करते हैं कि अबे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल को मत लांघो, लांघा नहीं जाता। इसीलिए उसको मंदिर से ठीक पीछे में ही एक गड्ढा खोद करके रखा जाता है और उसमें जमा करने दिया जाता है और जमा होने दिया जाता है और उसको बाद में निकाल करके कहीं डिस्पोज कर दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। वो साइंटिफिक है। तो ये जो लोग थे ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, मातृदेवी की पूजा कर रहे हैं और योगी की पूजा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। यज्ञ बेसिकली एक प्रयोगशाला की तरह होता था। आज भी देखेंगे आप, कोई भी प्रयोग अग्नि में ही किया जाता है। इस धरती पे जितना भी फॉर्मेशन किया गया मानव के द्वारा, विनिर्माण किया गया, निर्माण कुछ भी नहीं किया गया। मानव किसी भी चीज का सृजन नहीं करता है, उसका स्वरूप बदल देता है बस। किसी नए चीज का सृजन मानव के करने की क्षमता नहीं है। नए चीज का सृजन सिर्फ और सिर्फ कुदरत करता है, प्रकृति करती है, ईश्वर करती है, जिसको हम लोग भगवान, खुदा, पता नहीं क्या कहते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर है वही सृजन करता है। हम सिर्फ और सिर्फ उसका स्वरूप बदलते हैं। धरती से हमको मिलता है और हम उसको सतह पे ले आते हैं, उसका रूप बदल देते हैं। नहीं तो इस धरती पे जितना भी चीज है बस 5 ही चीज से मिला है, सब चीज में मिलेगा। क्षितिजल पावक गगन सा मिला, सब चीज में मिलेगा। अब हम उसका रूप बदल के अपरूप पैदा कर देते हैं। तो यज्ञ दरअसल एक लेबोरेटरी की तरह होता था, प्रयोगशाला होता था। आज भी जाइए किसी भी प्रयोगशाला में तो वहां पे आपको फायर लैंप जरूर मिलेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराना हो, नया केमिकल बनाना हो, 2-3 केमिकल को कंपोज करके गर्म करके ही बनाया जाता है।
कोई भी चीज करना हो तो अग्नि के बिना नहीं होगा। तो उस समय जो प्रयोग होता था वो इसी यज्ञ वेदी से ही होता था। विविध तरह के सामग्री डाला जाता था और सामग्री डाल करके एक अलग तरह का इन्वायरमेंट पैदा कर दिया जाता था। आप अपने घर में या आसपास मोहल्ले में विविध प्रकार का यज्ञ होता है, कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ होते हैं। उस अलग अलग टाइप्स ऑफ यज्ञ के अलग अलग महत्व है, क्योंकि सबका साइंटिफिक रिजल्ट अलग अलग होता है। तो आज भी अगर हम लोग यज्ञ करते हैं, जैसे एक दीपक भी शाम को जलाते हैं तो वो भी यज्ञ है, और बड़ा हवन कुंड बना के करते हैं तो वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ संपादन ये प्रमुख रूप से किया करते थे, और इसके माध्यम से नए चीजों को खोजते थे, नई चीजों को खोजने की प्रयास करते थे, नए ज्ञान इनको मिलता था। यहां पे अनुष्ठान होता था, जो वैदिक काल में ये जो करते थे ये अनुष्ठान होता है, और आधुनिक काल में इसी यज्ञ का प्रयोग जब किया जाता है तो उसको आविष्कार कहा जाता है। यहां पे जब तक से प्रकृति के रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं तब तक वो चमत्कार कहलाता है, और जब उस चमत्कार को समझ लेते हैं, उसके गूढ़ रहस्यों को समझ लेते हैं और उसको बार बार प्रयोग में लाने के में सक्षम हो जाते हैं, देन वो आविष्कार कहलाने लगता है। तो अनुष्ठान, आविष्कार, चमत्कार और आविष्कार धर्म में जब तक है तब तक वो अनुष्ठान और चमत्कार है, और जब प्रयोग में आ गया, विज्ञान प्रभावी हो गया, देन वो आविष्कार हो गया। तो आविष्कारी और चमत्कारी यही लोग थे, ये भी थे। ये भी जो भूमि पूजा कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, ये भी साइंटिफिक ही है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे पता नहीं कितना ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितना ग्लोबल सेमिनार करते हैं, कितना ग्लोबल इनिशिएटिव लेते हैं। वो पहले से ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रकृति की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, नाला की पूजा करो, चींटी की पूजा करो, हाथी, सबकी पूजा करो, क्योंकि ये भी सार की पूजा कर रहे हैं। योगी की पूजा, योगी का पूजा क्यों कर रहे हैं? ये योगी दरअसल उस समय का ये एक तरह से टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर। ये समाज को अपनी चेतना से, अपने जागृत बुद्धि से लोगों को सजग कर रहे हैं, मार्ग रास्ता दिखा रहे हैं, गुरु हैं, इसलिए उनकी पूजा की जा रही है। तो धरती भी गुरु है, योगी भी गुरु है, और पशु भी गुरु है। और ये सनातन संस्कृति है, और यही सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति है। जब यहाँ पे ये सिद्धांत में है, यहाँ पे प्रयोग में आ गया, यहाँ पे प्रयोग में आ गया, यहाँ पे थ्योरेटिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में किया जा रहा है, या थ्योरी में है। तो इस आधार पे हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्य संस्कृति के लोग या वैदिक संस्कृति के लोग अलग नहीं थे, लेकिन हमको बाहर से ऐसा ऐसा दिखाई देता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? बोलो। आपको मानना, डिसीजन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अनुमान लगा के ऐसा बता देना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होगा तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि किन तर्कों के आधार पर इसे वैदिक संस्कृति से समानता या वैदिक संस्कृति ही कहा जाता है, और किन तर्कों के आधार पर इसे अलग किया जाता है। बस यही। हाँ, पूरी तरह से क्लियर हम तब स्वीकार करेंगे, क्लियर तो है, लेकिन तो परीक्षा के दृष्टिकोण से डिट्टो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। परीक्षा में जो कंट्रोवर्शियल सवाल होता है, कंट्रोवर्शियल मोड में ही पूछे जाते हैं। विवादित सवाल को विवादित तरीके से ही पूछा जाता है, अनुमान ही लगाने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आप जितने भी सोर्स पढ़ेंगे उसमें इसी तरह की बात की होगी, तो आप भी उसी तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे मेंस में अगर ये सवाल पूछा जाए, कल को आपको पीसीएस देने का मन किया, आईएएस का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम या कोई लेक्चररशिप का कोई एग्जाम देने का, या कहीं पे आपको बोलने का मिला, तो आप इन तर्कों को दे सकते हैं जिन तर्कों को हम बोले हैं। ये तर्क आपको किताब में नहीं मिलेगा, जो तर्क हम आपको दिए हैं। ये तर्क आप सेल्फ क्रिएशन है, आप खुद सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हम लोगों को पढ़ते पढ़ते हो गया है, आपको भी हो जाएगा, सूक्ष्म समझ विकसित हो जाएगा। आपको किताब में कहीं ये सब तर्क आपको नहीं मिलेगा।
कि कैसे अलग नहीं था। ये अलग अलग दिखा रहे हैं, फिर भी हम इसको अलग अलग नहीं मान रहे हैं। लेकिन ऑप्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे अलग पूछा ही जाएगा कि कैसे अलग था या कैसे समान था। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कहाँ चली गई काजल? निकल गई। तो आगे बात करें, एक और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे। एक और तर्क ये दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दरअसल द्रविड़ियन थे। अब ये द्रविड़ियन कौन थे? द्रविड़ दरअसल विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र को कहा जाता है, या नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी से दक्षिण के क्षेत्र को द्रविड़ियन क्षेत्र कहा जाता है। ये द्रविड़ लोग हैं। द्रविड़, ऊपर के लोग आर्य हैं और ये द्रविड़ है। कुछ इतिहासकारों ने, विशेष करके राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी, ये दो इतिहासकार का नाम याद रखिएगा। राखलदास बनर्जी, ये नेट में ये नाम याद रखना है, बाकी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी। राखलदास RAKHAL, राखलदास DAS, बैनर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी, दोनों बंगाली बंधु हैं, बंगाली जी लोग हैं, चटर्जी और बैनर्जी साहब। इन लोगों ने कहा है कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो द्रविड़ियन लोग थे, यानी यहाँ के लोग ही यहाँ पे थे। विंध्य के उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ है वो ये लोग थे। जब आर्य यहाँ से एशिया माइनर से यहाँ आए तो इनको मार करके भगा दिए, तो ये भाग करके इधर चले आए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ियन लोग थे, लेकिन आर्यों के आक्रमण के कारण ये भाग करके दक्षिण चले आए। और ये रेशनल रूप से भूमध्य सागरीय थे। प्रजाति होता है, इस धरती पे कई प्रजाति पाया जाता है। भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, सुने होंगे आप लोग, मंगोलाइट, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के नाम पर उनको जाना जाता है। सुने आप लोग? नहीं सुने तो ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे। तो भारत में जो यहाँ के लोग हैं ये भूमध्य सागरीय, यानी कि मेडिटेरियन सी के ही लोग थे। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के पास के जितने भी लोग हैं वो सब भारत में आपको मिलते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ के लोग सब एक ही हैं। तो कहा गया कि निर्जातीय रूप से भूमध्य सागरीय लोग थे। कौन? भाई द्रविड़ लोग। और ये पहले यहाँ पे थे, लेकिन आर्यों के आने के कारण, आर्य आक्रमण के कारण ये भाग करके दक्षिण आ गए, प्रवास कर गए, माइग्रेट कर गए और यहाँ चले गए। ऐसा राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा। और इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में जो बलूच भाषा का प्रयोग किया जाता है वो द्रविड़ियन भाषा से मिलता जुलता है। द्रविड़ियन की जो भाषा है ब्राहुई, ये जो भाषा बोलते हैं द्रविड़ लोग, इस भाषा को कहा जाता है ब्राहुई। ये भाषा और बलूचिस्तान की भाषा बलूच, इन दोनों में समानता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये और ये दोनों एक ही लोग थे और आर्यों के कारण ये भाग करके ऐसे चले गए। आपको पता ही है बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। कई स्थल थे बलूचिस्तान में, आमरी, कोट दीजी, आपको याद होगा हम बताए हैं, जो पाकिस्तान प्रांत में अभी पड़ता है। क्या बोले बाबू? क्या बोले? बोलो। हाँ, हम ये कह रहे थे कि राखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है कि द्रविड़ लोग जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो भूमध्य सागरीय लोग थे प्रजाति रूप से, और इनकी भाषा ब्राहुई भाषा थी। और यही भाषा
बलूचिस्तान में भी आज भी बोली जाती है बलूच भाषा। इनकी भाषा और इनकी भाषा में समानता है। इससे पता चलता है कि ये आर्य कभी आए थे, आक्रमण किए थे और यहाँ से भाग करके यहाँ चले आए। आर्य इस सभ्यता के निर्माता नहीं थे, बल्कि द्रविड़ इस सभ्यता के निर्माता थे, सिंधु घाटी सभ्यता के। ऐसा राखल दास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी का तर्क है। हाँ, इनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ियन थे, आर्य नहीं थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ियन थे, साउथ इंडिया के लोग थे, जो आज कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल बोला करते हैं। वही लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आर्य जब आए, जो संस्कृत बोलते थे, उन्होंने आक्रमण किया और इनको वहां से भगा दिया। तो भाई कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा कि जो आज द्रविड़ लोग भाषा बोलते हैं, वो भाषा आज भी उसी की भाषा का एक रूप मिलता है, बलूच भाषा, जो बलूचिस्तान में बोली जाती है। दूसरी बात, जो भूमध्य सागर के लोग, ये भी भूमध्य सागर के लोग हैं और यहाँ के लोग भी भूमध्य सागर ये लोग हैं, तो रेशनली भी एक ही है, ऐसा इन्होंने तर्क दिया। लेकिन ये तर्क पूरी तरह से कैसे माना जाए? इसमें भी इफ, बट, आइदर वाइदर है। क्या है आइदर वाइदर? तो जो इसके विरोधी हैं, जो इन तर्कों को नहीं स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा कि ये बताइए, अगर द्रविड़ियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो जब यहां से भाग करके यहां आए, तो यहां पर भी अर्बन क्यों नहीं हुए? नगरीकरण क्यों नहीं किया? यहां करके चले गए, यहां से छोड़ करके यहां आए, तो यहां आकर के भी उनको भी व्यवस्थित तरीके से सेटलमेंट होना चाहिए था, सेटल होना चाहिए था, अर्बनाइज होना चाहिए था। लेकिन ये अर्बनाइज तो है नहीं, सेटल तो है नहीं। तो इस आधार पर यह तर्क को कमजोर किया जा रहा है कि द्रविड़ लोग नगरीकृत नहीं थे, ग्रामीण संस्कृति में अस्त व्यस्त रहते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्बनाइज थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ियन नहीं हो सकते हैं, बल्कि आर्य ही हो सकते हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता को इतना विकसित किया है, तो स्वयं क्यों पिछड़े रह गए? उनको भी एडवांस होना चाहिए था, उनको भी विकसित होना चाहिए था। ये तर्क देकर के द्रविड़ियन तर्क को कमजोर कर दिया गया कि द्रविड़ियन नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य संस्कृति के ही लोग थे या वैदिक संस्कृति के ही लोग थे।